आज अगर दुनिया में कोई इश्यू है वो है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, और साथ में जो प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शंस है खासतौर पर फूड ग्रेन्स की, उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए। हालांकि पिछले हफ्ते जो है वो एक रिसर्च आई है कि जो साइंटिस्ट है उनको एक ब्रेक थ्रू मिला है कि उन्होंने एक एंजाइम जो है वो डेवलप किया है जो वेस्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा विद इन 1 वीक टाइम। अभी उस पर जो है वो रिसर्च चल रही है और ये रिसर्च जो है वो जर्नल में पब्लिश भी हुआ। अब ये कितनी देर में जो है वो मार्केट में आता है और जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको किस तरह से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, अभी उसके लिए जो है वो कुछ साल जो है वो लग सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है वो एक साइंटिस्ट है जो यहाँ पाडर के दूर दराज इलाके से जो है वो रहते हैं, और इनका नाम डॉक्टर शाहनवाज हुसैन शेख है, और इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं और ये बॉटनी में जो है वो पीएचडी है। आज जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में इनकी बुक्स जो है वो रिलीज़ हुई, जिसमें एक इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक जो है वो मेरीन जो लाइफ है, जो समुद्री है या आबी जानवर हैं, उन पर किस तरह के, क्योंकि जो वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो समंदर में ही जाता है। और अगर हम आज अपने आम एरिया की बात करें, चाहे वो शहर की गलियां हों, कूचे हों, वहाँ पर प्लास्टिक होता है। जैसे ही बारिश होती है तो वो प्लास्टिक जो है वो नालियों के ज़रिए जो है वो शहर के डिफरेंट हिस्सों में जो है वो बहता है। इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर शाहनवाज शेख है। कितना जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इसको टैकल करने के लिए जो है वो क्या चीज़ें करनी पड़ रही हैं और क्या स्कोप है, इसको किस तरह से टैकल करेंगे इसको। थैंक यू आपका, आपने हमें भी मौका दिया इस पर बोलने के लिए। असल में प्लास्टिक वेस्ट एक ऐसे इशू है जो पूरे ग्लोबल इशू है। बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं लिटरेचर में जिसके वजह से लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो टेक्निक्स हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं उसको, इंसिनरेशन बोलते हैं उसको, उससे बहुत सी टॉक्सिक गैसेस हमारे किश्तवाड़ में आप देख सकते हैं कि बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। हमारे किश्तवाड़ में मैक्सिमम उसको क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, तो उससे बहुत सी जहरीली गैसेज, इसमें डाइऑक्सिन गैसेज है जो कि हमारे कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स को डिजीज काज करते हैं। तो बहुत से ब्लड कैंसर हो सकते हैं उससे, लंग कैंसर इन्फेक्शन होता है, मतलब बहुत से कैंसर हो सकते हैं उससे। तो इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं इसके। और इसके अलावा भी जो भी प्लास्टिक वेस्ट है, क्योंकि प्लास्टिक की डिस्कवरी के बाद सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर कहेंगे हम उसको, ये एक ऐसा पॉलीमर है, हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है एक ऐसा पॉलीमर है जो हाईली यूज पॉलीमर है, जिसने हर एक चीज को रिप्लेस कर दिया। आपने पॉलीमर की बात की। पिछले दिनों एक स्टडी आई है कि जो हम पानी पीते हैं बॉटलों में, या जो जूस होता है, उसके सैंपल्स जो है वो ब्लड में पाए गए हैं। यानी कि जो प्लास्टिक के, जो आपने कैंसर की बात की, ये एक थ्रेटनिंग चीज़ है। हम देख रहे हैं कि जो बायो वेस्ट प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट, हमारे किश्तवाड़ में बदकिस्मती से पिछले 10 सालों से ये प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है। इससे कितना असर पड़ता है, और क्या जो बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है वही एक ऑप्शन है, या आपके हिसाब से जो है वो कुछ और भी इसका तरीका? असल में मैं कह रहा हूँ कि बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन मतलब कि कोई माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी या कोई एक्टिनोमाइसीड्स, जिनके ज़रिए से हम इनको, जो ऐसे एंटिटीज हैं नेचर की जो इन प्लास्टिक को कार्बन सोर्स यूज करते हैं और उनको करते हैं कन्वर्ट नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। तो बेस्ट वे वही है, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। ये रिपोर्ट्स के हिसाब से मेरे पीएचडी में ये काम किया था, तो हमारे पीएचडी में जो पब्लिकेशन हमने हुई थी उसमें 2 बैक्टीरिया हमने मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरिया टिल डेट हम जो पॉलीथीन डिग्रेड किया। हालांकि प्लास्टिक की और टाइप्स, बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें जैसे आपने भी ये भी कहा कि ये प्लास्टिक बोटल्स की बात की, तो प्लास्टिक बोतल जो है वो एक टाइप है प्लास्टिक की, इसको बोलते हैं पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थलेट। तो उस पर कुछ बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है, जापान में पेपर उसको छपा था, उनने पीटीएस एंजाइम भी डिस्कवर किया था, जिससे उन 100% डिग्रेड कर चुके उसको, पीईटी बोटल्स को कर सकते। और इसके अलावा भी एक और थ्रेटनिंग चीज़ है, वो है माइक्रोप्लास्टिक, जिसकी भी आपने बात की कि ह्यूमन ब्लड में कुछ दिन पहले सैंपल पाए गए, रिपोर्ट हुआ। माइक्रोप्लास्टिक जो है उसके भी हम उसके 2 सोर्सेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो हमारे प्लास्टिक है, जब टूटता है एनवायरनमेंट में ड्यू टू वेरियस फोर्सेज, और वो बनता है माइन्यूट फॉर्म में अप टू 5 माइक्रोमीटर साइज का, उससे और साइज भी कम है, उसको बोलते हैं नैनो प्लास्टिक। तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये रिपोर्ट किया जाता है कि बाई 2050 ये प्लास्टिक पार्टिकल्स इतने बढ़ जाएंगे ओशन में कि देयर विल बी मोर पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक इन द ओशन देन नंबर ऑफ फिशेज।
तो ये बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है ये चीज़, इसलिए हमने एक किताब लिखी इस पे कि जो समुद्र में है किस तरह से प्लास्टिक इम्पेक्ट करता है इन मेरीन बायोटा को। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सी फूड है वो तकरीबन 60 से 70% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो कंज्यूम करती है, और इस बुक की इंपॉर्टेंस जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो सी फूड है वो एक मेन सोर्स जो है वो लोगों के लिए जो है वो सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हम बोले, क्योंकि जो फिश है वो और जो मेरीन जो जानवर हैं जो पाए जाते हैं, चाहे उसमें प्राण हो या बाकी चीज़ें हों, वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाए। आपने इसमें एक चैप्टर जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बायोडिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक वेस्ट यूजिंग माइक्रोबल अप्रोच, ये क्या है और इससे किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है? माइक्रो अप्रोच मतलब कि हम बैक्टीरिया फंजाई वो लेके हम वो ढूंढने के पहले वो स्क्रीन करने होते हैं कि कौन से माइक्रोब जो हैं वो यूज़ करते हैं एज कार्बन सोर्स, ताकि वो उस प्लास्टिक को कन्वर्ट करते हैं टॉक्सिक फॉर्म नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। उसी बारे में इस पर भी डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर में। और इसके अलावा भी ये भी कहा गया कि जो माइक्रो प्लास्टिक है इन मेरीन एनवायरनमेंट, वहाँ से होता है वो शिफ्ट होता है, वो फूड चेन के जरिए से एंटर होता है, वो वहाँ से वो इंसान तक आ जाता है, इसलिए इंसान में रिपोर्ट हुआ। और हम जो करते हैं यूज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए करते हैं वो प्लास्टिक, को भी सब कुछ प्लास्टिक ही, मैंने ये कहा ना, यानी कि जो ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करते हैं वो भी प्लास्टिक, हर प्लास्टिक ऐसा पॉलीमर है, इट हैज रिप्लेस ऑल कन्वेंशनल सोर्सेज जो भी हम यूज करते हैं, हर जगह एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर है जो हाईली यूज पॉलीमर है अराउंड द ग्लोब, इसने हर एक को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसका वेस्ट बढ़ गया ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। और हर साल कुछ बिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट होता है जनरेट, और जो अनमैनेज्ड है मैक्सिमम जो मैनेजमेंट है उसका वो सही तरह इको फ्रेंडली नहीं है, और उल्टा ही उससे ज़्यादा टॉक्सिक जनरेट। हाँ, हमने देखा कि पिछले काफ़ी सालों से जो है वो रिपोर्ट आ रही है कि जो कोरल रीफ्स है, ख़ासतौर पर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हमारे जो मुंबई में सी है उसमें भी जो है वो कोरल रीफ जो है कुछ एरियाज़ में पाए जाते थे, लेकिन अब वो जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ख़ासतौर पर जो ऑस्ट्रेलियन और जो अफ्रीकन जो ओशंस हैं, जो वहाँ पर जो समुद्री एरियाज़ हैं, तो इससे जो है वो एनवायरनमेंट पर जो है कोरल रीफ्स का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हालांकि कुछ जगह जो है वो बताया जा रहा है कि ये दोबारा से जो है वो ग्रो करने की जो है उसके लिए वो चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कोरल रीफ का क्या होता है हमारी मेरीन लाइफ पे और जो हमारे पे? ये अच्छा सवाल है, हमारे बुक में भी इस पर एक चैप्टर है कोरल रीफ, मैं देख रहा हूँ। तो कोरल रीफ पे इसे बहुत से लोगों ने काम किया हुआ है। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर लैम्ब, उनके साथ मेरा पोस्ट डॉक के लिए सिलेक्शन हुआ था, वो उन्होंने इस पर बहुत से काम किया हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो कोरल रीफ्स हैं, ये प्लास्टिक जो हमारा प्लास्टिक है जो जाता है समुद्र में, एट द एंड ये कहते हैं बेंथिक एनवायरनमेंट पहुंच जाता है, वहाँ पर बहुत से डिजीज जो काजिंग एजेंट्स हैं वो उससे उसमें पे यूज़ करके वो डिजीज़ काज करते हैं, कोरल रीफ्स में भी काज करते हैं डिजीज़। और इसके अलावा भी जो डिजीज़ उसको और इन्हांस करता है, और जो बेंथिक एनवायरनमेंट से जो यानी कि कोरल रीफ का खत्म होना जो है वो एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब करता है। इसमें प्लास्टिक मेनली रिस्पांसिबल उसमें है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो कॉलेज के यहाँ के प्रोफेसर साहिबान हैं, रुमाना अख्तर और यासीन सिरवाल का भी एक आर्टिकल है, शायद इसी पे कोरल रीफ पे ही है। तो ओवरऑल करके जो है वो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जो है वो 0.5 माइक्रोन लिफाफा जो है दुकानों से सिर्फ यूज़ किया जाएगा, दुकानों से जो है वो सीज हो रहा है पॉलीथीन, उसके बदले जो है वो कुछ बैग जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उससे भी जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब आप जो प्लास्टिक का उसका मुबादिल इस वक्त क्या है जो लोग इस्तेमाल करें, जूट बैग और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं? इसके लिए सबसे पहले लोगों को होना चाहिए अवेयर कि प्लास्टिक की थ्रेट है क्या, कितनी लेवल की थ्रेट है, इससे क्या नुकसान है। जब तक ना हम को थ्रेट का लेवल समझ पाएंगे तब तक हम इसका अल्टरनेटिव के लिए लोगों को उकसा नहीं पाएंगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि बहुत हानिकारक है, बहुत डेंजरस है, हमने इनका अल्टरनेटिव यूज़ करना। और हम प्लास्टिक यूज़ करना भी चाहें, जैसे कैरी बैग करना चाहिए, तो उसके लिए मोर देन 50 माइक्रोन होना चाहिए ज़्यादा। तो कोई भी सामान कैरी करने के लिए उसको रिपीट करना चाहिए बार बार, यानी कि यूज़ कर फेंक दिया, उसको रिपीट करो यूज़ करने के लिए। जगह वो जो खाने के लिए जो चीज़ें हैं उनको प्लास्टिक कैरी बैग में कैरी मत करो, क्योंकि हमारे जो भी प्लास्टिक है जब उस पर हीट पड़ती है सनलाइट की, तो उसमें कुछ केमिकल होते हैं रिलीज, और उनसे फूड में होते हैं कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस, जिससे इंसान में डिजीज काज होती हैं। तो बेस्ट है कि आप अल्टरनेटिव यूज़ करो जो पहले के, और हम जूट कपड़े के कर सकते हैं यूज़, जूट कर सकते हैं यूज़, और पेपर बेस्ड चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कप हमारे हैं
पेपर वेस्ट यूज़ करना चाहिए, बेस्ट है। जब तक ना कोई उसका अल्टरनेटिव वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, टाइम लगेगा, रिसर्च गोइंग ऑन। इसमें बहुत से एंजाइम रिपोर्ट हो चुके हैं, कुछ माइक्रोब रिपोर्ट हो चुके हैं। एक दिन आएगा कि ऐसे माइक्रोब्स होंगे अवेलेबल जिससे 100% होगा। अब हमने जो है ये प्लास्टिक वेस्ट के बाद अगर कोई सबसे बड़ा इशू है वो है फूड क्राइसिस का। अगर दुनिया में आगे चल के कुछ चीज़ों को लेकर जो है वो हलचल मचने वाली है, एक तो साफ़ पानी जो पीने के लिए अवेलेबल है वो नहीं होगा लोगों को, और दूसरा जो है वो सफिशेंट फूड स्टॉक नहीं होगा। उसके लिए जो है वो एक बुक लिखी गई है जिसमें बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस टू एनहांस द प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़। जो प्लांट है, हमने कई रिसर्च देखी है कि जो आज की बासमती आई है, बाकी चीज़ें आई हैं, जो प्लांट की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको एनहांस किया गया है। तो कितनी सेफ है ये, क्या पॉसिबल है कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो क्या फूड क्राइसिस को जो है वो टैकल किया जा सकता है? हाँ, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम प्लांट्स में उनके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एज वेल एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एनहांस कर सकते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि फूड क्राइसिस है, तो उसके लिए हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उनको एनहांस किया जा सकता है। और जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं उन प्लांट्स में जो वो तैयार करते हैं, उनके अपने फायदे के लिए नहीं होता, अलबत्ता वो उससे डिफेंस तौर पर यूज़ करते हैं। और इनका मेनली यूज़ होता है हमारा ड्रग डिस्कवरी में। तो बहुत से अभी आपने कहा बासमती भी कहा आपने, तो बासमती में एक कंपाउंड है 2AP 2-एसिटाइल-1-पैरोलिन, वो एक अरोमा कंपाउंड है। उस कंपाउंड को एनहांस किया गया है। बहुत सी टेक्निक्स हैं इसमें, तकरीबन 8-10 टेक्निक्स इस बुक में डिस्कस हुई है। क्रिस्पर के नहीं, सेफ कितना है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं जी, जो पुराने कन्वेंशनल चावल से वही खाना चाहिए, या ग्रेन्स जो एनहांस की गई है बायोटेक्नोलॉजी के से, वो जो है वो सेफ के लिए ठीक नहीं है। असल में ये कंफ्यूजन है। ये लोग समझते हैं कि हर बायोटेक्नोलॉजिकल ट्रांसजेनिक ही हुआ, सब ट्रांसजेनिक नहीं। अभी से क्रिस्पर के 9 एक टेक्नोलॉजी आई है, उसको बोलते हैं जीन एडिटिंग बोलते हैं उसको। मतलब हम जीन को साइलेंट करके उसमें कोई एडिशन नहीं करेंगे, उस प्लांट में कोई एडिशन नहीं करेंगे, उसकी पाथवे को चेंज करने के लिए हमको जीन को साइलेंट करके, या उसमें एक टेक्नोलॉजी है RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए हम किसी जीन को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम उसको बोलते हैं, उसको और टर्म भी है मेटाबॉलिक पाथवे इंजीनियरिंग, जिसके ज़रिए से हम एनहांसमेंट कर सकते हैं और सेफ है। क्योंकि ट्रांसजेनिक जो रिपोर्ट हुए पिछले टाइम में, कुछ भूपेंद्र आया था, पीटी कॉटन आया था, उन्होंने कुछ हुआ था रिपोर्ट कुछ। लेकिन इस केस में जिनसे कहा गया कि जीनोम एडिटिंग यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग जो कि सेफ है। जीनोम एडिटिंग को लेकर पिछले दिनों जो है वो कई सालों से जो है वो एक डिबेट चल रही है बॉयलर चिकन को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि उसमें जो ईगल है उसका जीन डालकर जो है वो डाला गया, तभी जो है वो बॉयलर चिकन 10-10 12-12 केजी बन रहे हैं। उसी को कहते हैं ना, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक मतलब कि हम जीन वहाँ से लाके यहाँ डालेंगे, तो ट्रांसजेनिक की बात नहीं है। ट्रांसजेनिक अलग हुआ, जीनोम एडिटिंग मतलब कि उसी प्लांट में, उसी एनिमल में उसी के जीन को साइलेंट करे, कुछ एडिशन करना ही नहीं, सिर्फ वो जीन जो उसको। लेकिन जो बॉयलर चिकन में किया गया वो एडिशन है, वो एडिशन है ना, वो एडिशन है, मतलब वो ट्रांसजेनिक हुई ना, वो ट्रांसजेनिक हाइब्रिड वैरायटीज हैं, ट्रांसजेनिक वैरायटीज अलग अलग है। तो क्या ये सेफ होती है? वो सेफ भी होती है, नहीं भी होती हैं, दोनों तरह के रिपोर्ट्स पाए गए उसमें। अच्छा। लेकिन इसलिए उस पर कुछ कमेटी जो है, कुछ लोग उसके फेवर में, कुछ अगेंस्ट में है। लेकिन ये जीनोम एडिटिंग में सेफ ही है, तो रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं आएगा इसका। शाहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनका ये कहना है कि जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है और जो फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम है, इसको जो है वो टैकल किया जा सकता है और बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, और अगर जो ह्यूमन जो अगर अपने जहन का सही इस्तेमाल करे और हम अपनी जिम्मेवारी टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द वर्ल्ड समझे, तो हमें ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक का जायज़ इस्तेमाल करें, उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आगे हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि जो आज हम छोड़ेंगे वो आगे चलकर जो हमारी जनरेशन है उनको जो है भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी है, हम गुजर जाएंगे, बाकी बाद में देखेंगे, जो आएंगे वो उनका ज़िम्मा है। लेकिन ये बात नहीं है, जो आज हम छोड़ेंगे वो आगे हमें भुगतना है। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो प्लास्टिक का है उसका मिनिमम यूज़ करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।